बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम मानव शास्त्र के अंतर्गत जनजातीय भारत एवं जनांकिकी के बारे में जानेंगे कि जनजातियाँ क्या होती हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। आदिकाल से विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों, जनजातियों की कर्मभूमि रहा है। जाति प्रथा, जनजाति, ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत और संस्कार व्यवस्था भारतीय समाज के प्रमुख आधार हैं। जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें देखना होगा कि भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। लगभग 7.5% जनजातीय भारत है, अर्थात भारत में हर 7वां व्यक्ति जनजाति का है। जनजातियाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश बहुत कम पहुँचा है। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी आदिम स्तर पर जीवन व्यतीत कर रही हैं। कुछ जनजातियाँ सभ्यता की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी भारतीय जनजातियों के इतिहास पर कोई खास सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है। भारतीय मानवशास्त्रियों ने भी इस पर अभी अनुसंधान कम ही किया है, लेकिन जितना भी अभी तक अध्ययन किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी भारत की जनजातियाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हुए प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रही हैं। अनेक दुर्गम क्षेत्रों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह पाए जाते हैं जो पिछले सैकड़ों वर्षों से शेष संसार की सभ्यता से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बनाई हुई है। ऐसे मानव समूहों को आदिवासी, कबीली आबादी, आदिमवासी, जनजाति जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा में ट्राइब या नेटिव शब्दों के अनुवाद हैं। इन लोगों को कई बार वन्य जाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं और संभवतः भारत में द्रविड़ों के आगमन के पूर्व से ही यहाँ ये लोग निवास करते थे। वेरियर एल्विन ने भी आदिम जाति के नाम से इन्हें संबोधित किया है। उनका कहना है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे वहाँ सबसे पहले आए थे। जनजातियों के नामों के संबंध में श्रीकांत ने लिखा है कि जनजातियाँ भारतवर्ष में विभिन्न समाजों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे अरण्यक, रानीपरज, आदिवासी आदि। अर्थात कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आदिम जनजातियों को ट्राइब या पिछड़े हिंदू भी कहा है। जनजाति लोग अपेक्षाकृत पृथक एवं अंतर्मुखी समूह होते हैं जो उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से भी समान होते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, इनका शोषण भी होता रहता है। प्राचीन साहित्य में जनजाति शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु इन समूहों को अपने विशिष्ट नामों से जाना जाता था, जैसे गोंड, संथाल, भील आदि। आधुनिक भारतीय भाषाओं में इन लोगों को वनवासी, पहाड़ी जनजाति, वन्य जाति, अनुसूचित जाति के नाम से भी कहा जाता है। घुरिये इन्हें पिछड़े हिंदू कहते हैं आदि। जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। गोत्र का विस्तृत स्वरूप जनजाति है। ये खानाबदोशी जत्थे, झुंड, गोत्र, भातृदल, अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन कहते हैं कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो और एक सामान्य भाषा का उपयोग करता हो, सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे हम एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेध नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को मानते हैं। हॉबल का कहना है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन भी होता है। उपयुक्त परिभाषा इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है।
समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हिंदू ही है। इन्हीं को जनजाति का नाम दिया जाता है। तकनीकी दृष्टि से इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण और विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य हेतु जनजातियों की एक सूची भी बनाई गई अनुसूची भी बनाई गई। कई जनजातियों को जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जनजातियों के उपभागों को खंडों को जनजातियों का दर्जा मिला। भारतीय संविधान में उनके लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कल्याण के लिए कई प्रावधान किए गए। उन्हें नई नई योजनाओं से अवगत कराया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए कई योजनाएं बनाई गई ताकि उनका उत्थान हो सके। उसके पहले हमें देखना होगा कि जनजातियों के विशेष लक्षण क्या हैं या उनके विशेषताएं क्या हैं। पहला, सामान्य भूभाग होता है। दूसरा, सामान्य भाषा होती है। तीसरा, विस्तृत आकार होता है। चौथा, अंतर्विवाह। इनका पांचवा एक नाम होता है। छठा, सामान्य संस्कृति होती है। सातवां, आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है। आठवां, राजनीतिक संगठन उनका एक होता है। नौवां, सामान्य निषेध होते हैं। 10वां, उनमें हम की भावना पाई जाती है। 11वां, नातेदारी का विशेष महत्व होता है। 12वां, धर्म को वे प्रमुख मानते हैं। और 13वां, सामान्य पूर्वज उनके एक होते हैं, अर्थात वे अपनी उत्पत्ति किसी एक सामान्य पूर्वज से मानती हैं, जो कि पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऐसे समाज जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं। इनकी प्रौद्योगिकी प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था भी सरल प्रकार की होती है और इनमें विशेषीकरण प्रमुख रूप से विशेषीकरण की विशेषता पाई जाती है। और ये पूर्णतः अधिकतर प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं। अपना जीवन यापन प्रकृति के द्वारा ही करते हैं। पिडिंगटन ने आदिम जनजातीय समाज की कुछ अलग से विशेषताएं बताई हैं, जैसे जनजातीय समाज निरक्षर समाज है। इनमें लेखन या लिपि नहीं पाई जाती। इनका संगठन सरल प्रकार का होता है। इनका सामाजिक समूह जैसे परिवार, गोत्र, अर्धांश आदि पर आधारित होता है। जनजातीय समाज में प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। इनमें नातेदारी एवं स्थान के आधार पर सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक विशेषीकरण में सामाजिक समूह की बहुलता का अभाव पाया जाता है। आधुनिक संपर्क के कारण अपनी अनेक आदिम विशेषताएं कई जनजातीय समूह खोते जा रहे हैं और सभ्य समाज की विशेषताएं ग्रहण करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं हैं और ये बहुत ही कम संख्या में होते हैं और इनकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं।